नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये आधारित है हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, जिसमें आलोचना, रेखाचित्र एवं संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य, इन सभी की व्याख्या पर आधारित यह वीडियो रहने वाली है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, जो कि आपकी आगामी जो हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अक्सर वो पूछे जाते हैं। तो आप एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, तथा इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें इन्हीं विधाओं से संबंधित मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो हिंदी गद्य साहित्य, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा आलोचना का रहेगा। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान किया, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा था। बाल कृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में सभी आलोचना शीर्षक से, देखिए, हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी। द्विवेदी युग में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखी थी। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा कि मिश्र बंधुओं ने कौन सी आलोचना लिखी थी। हिंदी नवरत्न, लाला भगवान दीन ने लिखी थी बिहारी और देव, कृष्ण बिहारी मिश्र की है आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखा था उन्होंने देव और बिहारी। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट करते चलिएगा, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद भी हिंदी में किया गया, जैसे पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श नाम से किया था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किया था। ये किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, और किस नाम से किया था, समालोचना दर्श नाम से। इसी परंपरा में आगे चलकर शुक्ल जी ने ऐसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद किस नाम से किया था, कल्पना का आनंद। हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी के आलोचना साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की। तो उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्यालोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियों की रचना की थी। ये रचना किसकी है, बाबू श्याम सुंदर दास जी की। हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, ये सभी इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस आलोचक को जाता है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। रस मीमांसा में उन्होंने रस के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन मौलिक ढंग से किया। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास में शुक्ल जी ने भक्ति काल के इन तीन प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया था। किस किस का किया था, जायसी जी का, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का। तो इन तीनों प्रमुख कवियों की इन्होंने काव्यगत विशेषताओं का इसमें पूरी तरह से मौलिक विवेचन और विश्लेषण किया था। किस में किया था, इन्होंने रस मीमांसा में। हिंदी समीक्षकों में शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है वे हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी।
उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए यहाँ पर, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है ये, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है ये आलोचनात्मक ग्रंथ। कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य, ये सभी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से वो सहमत नहीं है। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर भी उन्होंने पहली बार विचार किया। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य और कबीर, ये सभी उनकी जो कृतियां हैं ये गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। तो ये सभी किसकी कृतियां हैं? ये आलोचनात्मक कृतियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक व सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया था। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक थे? ये थे रसवादी आलोचक। उनका ग्रंथ रस सिद्धांत रस के सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। तो रस सिद्धांत किसका ग्रंथ है? ये है डॉक्टर नगेंद्र का। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, ये सभी उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके हैं ये सभी? डॉक्टर नगेंद्र के। तो आप इन सब को नोट करते चलिएगा। मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी में कई आलोचकों का नाम लिया जाता है और इनमें सबसे जो प्रमुख आलोचक हैं मार्क्सवादी आलोचक, वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त वे निराला की साहित्य साधना के द्वारा निराला जी को प्रतिष्ठित करने में भी सफल रहे थे। तो निराला की साहित्य साधना ये किसकी है आलोचनात्मक कृति? ये है मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। भाषा और समाज उनके भाषा वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मार्क्सवादी दृष्टि होने से उनकी आलोचना दृष्टि निश्चित रूप से सीमित हो गई। इस वर्ग के अन्य जो आलोचक रहे हैं वो है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश गुप्त, नामवर सिंह, अमृत राय। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय, इनका नाम लिया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख आलोचक हैं और उनकी कृतियाँ हैं, तो आप इनको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके चिंतामणि के 2 भाग हैं, रस मीमांसा, और देखिए इनकी रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ है। भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली। दूसरे नंबर के हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी। इनके जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो है हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या। अगले देखिए प्रमुख आलोचक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। चौथे नंबर के हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनका रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ये भी बहुत बार पूछा गया है। नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा और शैली विज्ञान। तो आप इन सबको नोट करते चलिएगा। 5वें नंबर के हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका है प्रगति और परंपरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, प्रगति और परंपरा।
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, बहुत बार पूछा गया है ये रामविलास शर्मा जी का। भाषा, साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, बहुत बार पूछा गया है भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। तो ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगले जो प्रमुख आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। 7वें नंबर में है शिवदान सिंह चौहान, इनके हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्यानुशीलन। अगले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त की नया हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी साहित्य। अगले जो प्रमुख आलोचक हैं वो है अमृत राय, इनका है नई समीक्षा, बहुत बार पूछा गया है नई समीक्षा भी अमृत राय जी का। डॉक्टर देवराज, इनका है छायावाद का पतन, बहुत बार पूछी गई है ये भी। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। अज्ञेय जी का त्रिशंकु और आत्मनिपद, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं इनके, अज्ञेय जी के। इलाचंद्र जोशी के हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, साहित्य संतरण और साहित्य चिंतन। अगले जो प्रमुख समालोचक हैं इनमें लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जिनका है काव्य में अभिव्यंजनावाद, बहुत बार पूछी गई ये रचना है। जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत। डॉक्टर निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। मुक्तिबोध जी का है एक साहित्य की डायरी, बहुत बार पूछी गई है ये। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी पूछा गया है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इनकी तीनों ही ये समालोचनाएं जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 16वें नंबर में है गिरिजा कुमार माथुर, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, एग्जाम में पूछी जाती है। नेमीचंद्र जैन के हैं अधूरे साक्षात्कार, डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं आलोचक और आलोचना, लक्ष्मीकांत वर्मा जी के हैं नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। तो ये प्रमुख आलोचक थे और उनकी आलोचनाओं से संबंधित विधाएं थी। और एक 20वें नंबर में है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, इनका रीति विज्ञान है। यहाँ पर हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उनका भी वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे जो पहले विधा है इसमें हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र से मिलती जुलती जो विधा है वो है संस्मरण, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मेमोयर्स का प्रयोग किया जाता है। महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में केवल वही व्यक्ति रहता है जिसके हमने भाव, उसके बात करने का तरीका, उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो हम उसको गहराई से ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं। तो यानी कि उसका एक तरह का रेखा चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र में भेदक रेखा खींच पाना यद्यपि कठिन है, तथापि संस्मरण विवरणात्मक होते हैं और रेखा चित्र रेखात्मक। उसमें इतिवृत्ति की प्रधानता नहीं होती है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, जिनका उपनाम कमलेश है, उनके अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश जी का। यही कारण है कि रेखाचित्र और संस्मरण में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। वस्तुतः न कोई संस्मरण बिना रेखाचित्र के पूरा होता है और न कोई रेखाचित्र बिना संस्मरण के।
हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव इस शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ। सन 1907 में ही बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक रोचक संस्मरण लिखा था। विशाल भारत में आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद पर सन 1929 ईस्वी में और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर सन 1932 ईस्वी में संस्मरण लिखे थे। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित कराने का श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को है। इस विधा से संबंधित इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखिए। बनारसी दास चतुर्वेदी जी की संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखाचित्र, सेतुबंध, ये चार की चार बहुत प्रसिद्ध है इनकी। हिंदी रेखाचित्रकारों में पंडित श्री राम शर्मा का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। रेखाचित्रों का उनका प्रथम संकलन जंगल के जीव सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जंगली जानवरों को रेखाचित्रों का विषय बनाया गया है। उनका दूसरा संग्रह वे कैसे जीते हैं सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये आप पंडित श्री राम शर्मा के दोनों ही जो रेखाचित्र हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और जिसमें कुल 20 रेखाचित्र संकलित हैं। तो वे कैसे जीते हैं में कितने रेखाचित्र हैं? कुल 20। इसी क्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण संकलन बोलती प्रतिमा सन 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये 3 के 3 रेखाचित्र हैं पंडित श्री राम शर्मा जी के। महादेवी वर्मा के 4 संकलन इस विधा से संबंधित प्रकाशित हो चुके हैं। इनके 4 के 4 बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें भी देख लीजिएगा आप। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972। उनके संकलनों में ऐसे व्यक्तियों को रेखाचित्र का विषय बनाया गया है जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण स्तर के हैं। वे विभिन्न प्रकार से उनके संपर्क में आए हैं। साधारण आदमी की दृष्टि में ये मिट्टी के ढेले हैं, किंतु महादेवी जी की पारखी दृष्टि ने उनके भीतर मानवता का कंचन देखा। इन रेखाचित्रों में करुण परिस्थितियों में विवश यातना भोगते पात्रों का मार्मिक उद्घाटन किया गया है। महादेवी के रेखाचित्रों का मूल विषय करुणा है। ग्रामीण जीवन के दीनहीन उपेक्षित पात्र घीसा, मुन्नू की माई, विबिया आदि उनके रेखाचित्रों के विषय बने हुए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल जो जमीनी स्तर के जो पात्र होते हैं उन्हें अपने रेखाचित्रों का विषय बनाया है। उनके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए। रामा की सेवा भावना, घीसा की गुरु भक्ति, भक्तिन की स्वामी भक्ति, गुंगिया का वात्सल्य, बदलू और रंधिया का दाम्पत्य प्रेम, और सबिया की पति परायण था, ये सब अनुकरणीय हैं। मेरा परिवार में उन्होंने मानवेतर प्राणियों के व्यक्तित्व को रेखाचित्रों में संजोया है। पथ के साथी में उन्होंने समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का कलात्मक अंकन किया है। हिंदी रेखाचित्रों के विकास में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम भी बहुत आदर से लिया जाता है। माटी की मूर्तें नामक संकलन में 12 रेखाचित्र उन्होंने संकलित किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि माटी की मूर्तें में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कितने रेखाचित्र अंकित किए हैं? तो इसमें किए हैं 12 रेखाचित्र। इनके नाम देखिए: रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। लाल तारा में कितने रेखाचित्र हैं? 16 शब्द चित्र है। लाल तारा में 16 शब्द चित्र है। गेहूं और गुलाब में 25 रेखाचित्रों का संकलन इन्होंने किया है। तो आप इन सब पॉइंट को नोट करते चलिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के कई रेखाचित्र संकलन अब तक प्रकाशित हुए हैं, जैसे भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, संस्मरण। ये सभी प्रमुख हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। देवेंद्र सत्यार्थी को भी हिंदी का प्रमुख रेखाचित्र माना गया है। उनके प्रमुख संकलन हैं क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग एक प्रतीक आदि। इनके जो रेखाचित्र हैं उसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी के जो प्रमुख रेखाचित्रकार हैं और उनके संस्मरण देखिए: पद्म सिंह शर्मा, इनका है पद्म पराग।
पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखाचित्र और सेतुबंध। पंडित श्री राम शर्मा के हैं जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। महादेवी वर्मा जी के हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के देखिए इनके ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, 3 के 3। गेहूं और गुलाब, इसमें 25 रेखा चित्र हैं। माटी की मूर्तें में 12 और लाल तारा में शब्द चित्र है 16। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के हैं भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, संस्मरण। देवेंद्र सत्यार्थी के हैं क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग एक प्रतीक। जगदीश चंद्र माथुर जी के हैं 10 तस्वीरें। डॉक्टर नगेंद्र के हैं चेतना के बिंब। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सबको नोट करते चलिएगा। और उपेंद्र नाथ अश्क जी का है ज़्यादा अपनी कम पराई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो इसमें विधा है आत्मकथा की है। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक को निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। हिंदी में लिखित कुछ आत्मकथाएं इस प्रकार हैं। तो प्रमुख आत्मकथाएं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। पहला है बनारसी दास जैन, अर्ध कथानक है इनकी आत्मकथा, और इसे हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा माना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो कि अपूर्ण है। अंबिका दत्त व्यास का है निज वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन का है मेरी जीवन यात्रा। वियोगी हरि जी का है मेरा जीवन प्रवाह। शांति प्रिय द्विवेदी जी का है परिव्राजक की कथा। यशपाल का सिंहावलोकन, ये सभी एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप सब पर ध्यान दीजिए और सबको नोट करते चलिए। गुलाब राय का है मेरी असफलताएं। महात्मा गांधी जी का है सत्य के प्रयोग। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी। 11वें नंबर में है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। अगली जो विधा है हिंदी साहित्य की वो है जीवनी। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई और उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से वर्णित करता चलता है तो उसे ही उसकी जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है तो जीवनी क्या होती है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। हिंदी में लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ देखिए। पहले है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इन्होंने लिखी है बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा, चरितावली। रामविलास शर्मा जी ने कौन सी जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित है। किसकी जीवनी, निराला जी की जीवनी। अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही, किसके ऊपर, प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है इन्होंने। शांति जोशी, इन्होंने पंत की जीवनी लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है आवारा मसीहा, जिन्होंने इसमें बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की इन्होंने जीवनी लिखी है। अगली जो हिंदी साहित्य की विधा है वो है रिपोर्तार्ज। रिपोर्तार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उस गद्य रचना को रिपोर्तार्ज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। हिंदी में लिखे गए कुछ प्रसिद्ध रिपोर्तार्ज एवं उनके लेखकों का विवरण इस प्रकार है। रिपोर्तार्ज देखिए किस किस ने लिखे हैं और कौन कौन से लिखे हैं। पहला है शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा हुआ लक्ष्मीपुरा, इसे हिंदी का सबसे पहला रिपोर्तार्ज माना जाता है, लक्ष्मीपुरा को। रांगे राघव, इन्होंने लिखा है तूफानों के बीच। भदंत आनंद कौशलायन, इन्होंने लिखा है मिट्टी की देश की मिट्टी बोलती है। धर्मवीर भारती जी ने लिखा है युद्ध यात्रा। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। अगली जो हिंदी साहित्य की विधा है ये है यात्रा साहित्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
बहुत प्रश्न बनते हैं इसमें से भी। इसे यात्रा वृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर देखिए यात्रा वृत्त किस किसने लिखे हैं और कौन कौन से लिखे हैं। पहले हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनकी है यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है मेरी जर्मन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें कि घुमक्कड़ भी बोला जाता था, इनकी है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। सभी महत्वपूर्ण हैं इनकी ये। अज्ञेय जी का है एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल। निर्मल वर्मा के हैं चीड़ों पर चांदनी। डॉक्टर नगेंद्र का है अप्रवासी की यात्राएं। मोहन राकेश जी का है आखिरी चट्टान तक। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा। बहुत बार पूछा गया है ये हिमालय की यात्रा, काका कालेलकर। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य की और जो भी विधाएं हमारी रह गई थी उन सब के बारे में देखा। तो इससे अगली जो वीडियो रहेगी मेरी इसी वीडियो के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगी, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।